आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ आज 16 नवंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर। आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। वहाँ पे प्रतिज्ञा बैच है, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा जीके है, कंप्यूटर है, जीके है, ये सब सब्जेक्ट आप लोग मुझसे पढ़ सकते हैं, कंप्लीट डिटेल से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लगन के साथ अच्छा से अपना कंटेंट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग के चेयरमैन कौन बने हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर था गार्गी कक्कड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से लगने वाले 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में किन देशों की भागीदारी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार भागीदारी होने वाली है किनकी? बिम्स्टेक कंट्री की भागीदारी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का ठीक है। चलिए, मुझे एक सवाल आप कमेंट में अभी अभी लिख के बताइए कि हरियाणा के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है। मैंने आपको एक दिन हरियाणा में कौन क्या है इसकी वीडियो में पूरा समझाया था, अगर आपको याद है तो अभी भी लिखिएगा। अच्छा, 38वां सूरजकुंड मेला सर कब से कब तक लग रहा है? तो 38वां सूरजकुंड मेला लग रहा है 7 फरवरी से। 7 फरवरी से लग रहा है ये, 7 फरवरी से 23 फरवरी तक लग रहा है ये। 7 फरवरी से 23 फरवरी साल 2025 तक ये मेला रहेगा। बिम्स्टेक देश जो है ना इसके अंदर टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? इसके टोटल मेंबर कंट्री है 7। 7 मेंबर कंट्री है। 7 कौन कौन से मेंबर कंट्री है? एक तो हमारा प्यारा भारतीय है, दूसरा इसमें नेपाल है, तीसरा इसमें भूटान है, चौथा इसमें म्यांमार है, पांचवा इसके अंदर थाईलैंड है, एक छठवां इसमें बांग्लादेश है और सातवां इसमें श्रीलंका है। टोटल 7 इसके मेंबर कंट्री है। बिम्स्टेक कब बना था? ये 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। और बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एक्चुअली बिम्स्टेक के ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, बिम्स्टेक का सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है कि इन सातों देशों के अंदर कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, एनर्जी है, या चाहे सामाजिक तरीके से सोशल एक्टिविटी कह लो, आप लोग सोशल प्रोग्रेस कह लीजिएगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कह लीजिएगा, जो हमारी पीस है, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने का काम करता है ये। आपस में ही सातों देशों में जो ट्रेड है उसमें बड़ा सहयोग देने के लिए बिम्स्टेक ग्रुप है। इनमें गरीबी अगर है तो गरीबी को हटाना, इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करना, ज़्यादा टैक्सेस ना लगे एक दूसरे के ऊपर, टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश करना, कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज है उसको भी बचाने की कोशिश करना, जलवायु परिवर्तन के जो भी ग्लोबल वार्मिंग जैसे कंसेप्ट है उसके लिए भी, आतंकवाद या कोई भी ऐसी टेररिज्म के चलते हुए या वैसे नेचुरल कोई भी आपदा आ जाती है, डिजास्टर आ जाता है, तो उसको बेसिकली कह सकते हो आप लोग कंट्रोल करके सारे साथ के साथ मिलके काम करना। तो ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल प्रोग्रेस को कनेक्टिविटी देने का सीधा सीधा काम है। ये एक दूसरे के कॉरपोरेशन में बढ़ावा दे रहे हैं। ओवरऑल काम इनका यही है, कनेक्टिविटी प्रमोट सिनर्जी अमंग द कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क इन द रीजन। सो ये है बिम्स्टेक कंट्री एक्चुअली। अच्छा, हमने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की अगर बात करनी है तो सर ये सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो है कब लगा था? 1987 में लगा है। और इस सूरजकुंड मेले का डिज़ाइन किसने किया था सर? इस मेले का डिज़ाइन जो किया था ना वो किया था गुजरात के एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था सुरेंद्र पटेल। ठीक है ना, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम है सुरेंद्र पटेल। सुरेंद्र पटेल जी ने जो इनका डिज़ाइन किया था। और इसको इंटरनेशनल लेवल का दर्जा कब मिला था? इंटरनेशनल लेवल का दर्जा इस मेले को मिला था साल 2013 के अंदर मिला था। और इस मेले को कौन सा डिपार्टमेंट लगाता है? तो देखो, मुख्य डिपार्टमेंट तो इसका हरियाणा का पर्यटन डिपार्टमेंट है, हरियाणा का टूरिज्म डिपार्टमेंट है। इसके साथ साथ इसमें भारत सरकार भी इन्वॉल्व है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का होता है। ठीक है ना, तो भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है और पर्यटन डिपार्टमेंट के अलावा जो है भारत सरकार का संस्कृति डिपार्टमेंट है, कल्चरल डिपार्टमेंट है, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है आपका। और अगर देखा जाए इतिहास की तरफ अगर जाए जाए तो मतलब पुराने जमाने की तरफ जाए तो एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अनंगपाल। ठीक है ना, अनंगपाल अनंगपाल द्वितीय जो थे ना उन्होंने इस सूरजकुंड मेले का निर्माण करवाया था। और इसके पास में एक झील भी है, उस झील का नाम है मयूर झील, मयूर लेक जो है ना इसी के बिल्कुल पास ही है। और इसमें पहली बार ये इंटरनेशनल लेवल के कंट्री, जैसे इस बार बिम्स्टेक कंट्री चुने जाए गए हैं, तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल के कंट्रीज को चुनना स्टार्ट किया था साल 2009 से। तब इसमें पहली बार जो है ना वो मिस्र जो देश है ना जिसको इजिप्ट कहा करते हैं उसको चुना गया था। ठीक है,
और रिसेंटली कौन सा मेला लगा था? रिसेंटली 37वां सूरजकुंड मेला लगा था। तो मतलब इससे पहले वाला सूरजकुंड 37वां मेला जो था ना, हर साल फरवरी में ही लगता है। ये तारीखें चेंज होती रहती है, वो कोई ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर करंट अफेयर में अब आ रहा है, तो इस बार 7 से 23 है, याद रखना आप लोग। और इट में भी चेंजेस कर दिए जाए, अब आगे की बात है वो तो, पर अभी के लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट यही हुआ है। पिछली बार तंजानिया, अफ्रीकी देश जो है ना तंजानिया, ये इसका पार्टनर देश था। हालांकि तंजानिया अब आ रहा है, गीता फेस्टिवल में भी आ रहा है। और गुजरात जो है ना, गुजरात गुजरात इसका थीम राज्य था। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य थे ना, वो एक्चुअली एक कल्चरल स्टेट के रूप में एड ऑन किए गए थे। थीम राज्य गुजरात ही था आपका। तो ये मेला आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का वैसे सबसे बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला अगर कोई आपसे पूछ लेना तो वो यही वाला है, जरूर याद रखना। अच्छा, इससे पिछले वाला अगर 36वां भी आप याद करो तो उसमें कौन आए थे? उसमें आए थे एससीओ, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के 8 देश आए थे। हालांकि इसमें अब 10 हो चुके हैं वर्तमान में, ये याद रखना आप लोग। और राज्यों में कौन से आए थे? नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य इसमें थीम राज्य थे पिछली बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जरूर याद रहनी चाहिए। एससीओ में भारत कब ऐड हुआ था? 2017 में। भारत पाकिस्तान दोनों 2017 में ऐड हुए थे। एससीओ वैसे 2001 में सेटअप हुआ था, ये याद कर लेना डियर, ठीक है। चलो सर, अगला जो सवाल हमारे पास में है, अच्छा मैंने एक नाम और दिया था ना, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल। तो इंटरनेशनल जो गीता फेस्टिवल है 1989 से चल रहा है वो, ठीक है ना। हालांकि उसमें कई सारे अलग ईयर है भी। गीता पहले गीता महोत्सव के रूप में था वो स्टार्टिंग में, और बाद में इंटरनेशनल लेवल का दर्जा उसको जो है ना वो 2016 के अंदर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में कौन सा आता है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस झील को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन, इसको कहा करते हैं ESZ, इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र घोषित किया है। तो इस झील का नाम है सुखना लेक, ठीक है ना। सुखना लेक झील को जो ना अभी रिसेंटली केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से हरियाणा के पंचकुला जिले में जो सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य के पास ही, पंचकुला चंडीगढ़ वाले इलाके में है ये, मतलब ट्राई सिटी है ये। इसके आसपास के 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर तक के एरिया को जो ना वो आपका ESZ या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है ना, इसको घोषित किया है। ESZ का कुल एरिया 24.60 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें जो है ना बेसिकली कुछ गतिविधियों पे रोक लगा दी जाती है ताकि एनवायरनमेंट है उसको सेफ रखा जा सके। जस्ट लाइक खनन पे रोक लगा दी जाती है, पत्थर वगैरह तोड़ने जैसे है, या कोई ऐसी पेराई की इकाई वगैरह होती है, कुछ ऐसी यूनिट होती है आपकी, कुछ मील होती है, आरा मील वगैरह, इन पे रोक लगा दी जाती है। पॉल्यूशन में जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि, इन जो भी ये प्रदूषण करती है, जो भी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री को बंद कर दी जाता है यहाँ पे उस वाले इलाके में। खतरनाक पदार्थ जो भी होते से ईंधन की लकड़ी वगैरह है, उसके व्यावसायिक उपयोग है, उस पर रोक लग जाता है। और इसके अलावा प्राकृतिक जल निकाय या भूमि क्षेत्रों में अनउपचारित अपशिष्ट का जो है ना निर्वहन, जैसे मान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो है ना आ रहा है कहीं पे, जो प्राकृतिक जल में मिल रहा है, उसको रोक लिया जाता है। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य 25.98 वर्ग किलोमीटर में लगभग 6420 एकड़ में फैला हुआ है, जो चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है, और इसकी सीमाएं हरियाणा और पंजाब से भी लगती है। ये शिवालिक तलहटी क्षेत्र के अंदर आता है आपका। और वन्य जीव अधिनियम 1972 की लिस्ट वन की कम से कम 7 पशु प्रजातियों का प्रवास, जिसमें तेंदुआ, भारतीय पेंगोलिन, सांबर, सुनहरा सियार, किंग कोबरा, अजहर, जिसको बेसिकली मॉनिटर छिपकली के नाम से जाना करते हैं, ये यहाँ पे है। अनुसूची वन की प्रजातियों को संकटग्रस्त माना जाता है, तो मतलब ये सारी प्रजातियां संकटग्रस्त है, इनको तत्काल संरक्षण की जरूरत है, अदरवाइज ये खत्म हो जाती है। लिस्ट 2 के पशु प्रजाति जैसे सांप है, छिपकली है, पेड़, झाड़ी और चढ़ने वाले पौधे, जड़ी बूटी, 250 प्रकार की पक्षी प्रजातियां भी इसमें बेसिकली निवास करती है। साल 2020 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखना लेक को एक जीवित इकाई घोषित किया था, और पर्यावरण मंत्रालय को पंजाब और हरियाणा के अभ्यारण्य की सीमा से कम 1 किलोमीटर ESZ जो है ना वो स्थापित करने का घोषणा की गई थी कि इस एरिया को एक्चुअली इको सेंसिटिव जोन जो है ना वो घोषित कर दिया जाए।
अच्छा, इको सेंसिटिव जोन घोषित तो कर दिया जाए, चलो ठीक है, ये हमारे पास में, लेकिन सुखना का कैचमेंट एरिया मैप में आपको दिख रहा है तो कुछ ऐसा है। लाइक हरियाणा का ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, के साथ साथ पंजाब का भी एरिया ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये चंडीगढ़ का तो है ही है। हरियाणा का पंचकुला जिला जो है ना इसके अंदर एक्चुअली अटैच्ड है। और जो इको सेंसिटिव जोन है हमारे पास में, या जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है ना, ये बेसिकली हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है। तो साल 2002 से 16 के में जो है ना इसको प्रावधान किया गया था इसके बारे में। और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनकी सीमाओं के 10 किलोमीटर के अंदर आने वाली जो जमीन है ना, उसको बेसिकली इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित करना इसका काम है। क्योंकि मान लेते हैं कि ये जैसे इसके आसपास का इलाका, ये मान लो नेशनल पार्क है, आसपास का 10 किलोमीटर तक का इलाके को जो है ना इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जिनमें जो भी मैंने बताई उन गतिविधियों को बंद कर दिया जाता है, जिससे यहाँ की जो प्रजाति है उनको बचाया जा सके। एक्चुअली संवेदनशील गलियारा बोलते हैं मतलब इसको एक लाइन में। हाल ही में हरियाणा में कितने सरकारी नौकरियों में आरक्षण, मतलब किसने सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है इसके अंदर एक उप वर्गीकरण का कोटा, जिसको आप लोग कहते हो कि हु रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स इन हरियाणा। तो ये अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। हालांकि इसका फैसला तो पहले ही आ गया था, लेकिन इसको लागू अब किया गया है। इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति आरक्षण को 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। वंचित जातियां हैं इसके अंदर कुछ ऐसी, जिसमें धानक है, वाल्मीकि है, मजहबी सिख है, खटीक है, ऐसे 36 जातियां शामिल हैं, जिनको अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण नौकरियों में एससी आरक्षण कोटे का 50% प्राप्त है। अन्य अनुसूचित जाति जो है ना उसमें चमार है, जाटिया चमार है, रेगर है, रामदासी है, रविदासी है, जाटव है, मोची है, रामदासी है, ये सारी जातियों जो है ना अन्य के अंदर शामिल है एक्चुअली। और 2020 में हरियाणा ने अनुसूचित जाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के लिए अधिनियम लागू किया था। अब जो है ना इनके लिए सीटें भी जो है ना वो निर्धारित कर दी गई है फाइनली। हरियाणा में पिहोवा से कहाँ तक की सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा? तो ये यमुनानगर तक की सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। ये एक रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रूट से हरिद्वार जाते हैं बहुत सारे श्रद्धालु। कई सारी परियोजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। और कुरुक्षेत्र और लाडवा में भी बाईपास बना के ट्रैफिक जाम है उसकी समस्या को निजात दिलाया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। अच्छा, बात यमुनानगर की करते हैं। वैसे मैं कई दिनों से लिटरली यमुनानगर के बारे में सोच ही रहा था, ठीक है। यमुनानगर के एक विद्यार्थी का मेरे पास में फ़ोन आया था, तो वो कह रहा था कि सर आप प्लीज़ हमारे यहाँ पे आइएगा, बड़ा मन है आपसे मिलने का, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं जिस दिन आऊँगा यमुनानगर में, हो सकता है बहुत सारे और भी विद्यार्थी हो तो आपके पास में ज़रूर आएंगे। पर यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम जो है ना यमुनानगर का वो है पेपर सिटी, ठीक है ना। पेपर सिटी यमुनानगर का प्राचीन नाम है। यमुनानगर को पहले वैसे ना अब्दुल्लापुरी कहा करते थे। यमुनानगर में एक चिट्टा हनुमान मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि वैसे जनरली आप लोगों ने हनुमान जी को सिंदूरी हनुमान ही देखा होगा, लेकिन चिट्टा हनुमान मंदिर यहाँ पे है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। सेकंड आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सरस्वती शुगर मिल जो है ना आप लोग याद कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। क्या? सरस्वती शुगर मिल, ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, इसलिए याद कर सकते हो। हरियाणा का पहला हल्दी प्लांट, अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का पहला हल्दी प्लांट जो है ना वो सबसे पहले कहाँ लगा था? तो हरियाणा का सबसे पहला हल्दी प्लांट यमुनानगर में ही लगा था। इसके अलावा यमुनानगर का एक गांव है जिस गांव का नाम है मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद, उस गांव का नाम जो है ना मुस्तफ़ाबाद, इस गांव का नाम बदल दिया। इस गांव का नाम बदल के क्या कर दिया? इस गांव का नाम बदल के सरस्वती नगर कर दिया। क्यों ऐसा किया गया? एक पर्सन थे जिनका नाम था दर्शन लाल जी, स्वर्गीय दर्शन लाल कहूँगा अब तो मैं, दर्शन लाल जैन। उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले सरस्वती नदी की धारा को पुनर्जीवित किया था, और इसी करके ही इनको जो है ना वो पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। ये याद रख लेना आप लोग, पद्म भूषण अवार्ड भी इनको दिया गया भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा।
इसके अलावा एक बात और याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे कि एक यहाँ पे गांव है टोपरा, टोपरा गांव, टोपरा कला गांव, जो कि यहाँ पे टोपरा में राजा अशोक का अशोक चक्र है स्थापित किया हुआ, या अशोक स्तंभ मतलब पहले यहाँ पे था, लेकिन वो फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी के रास्ते से दिल्ली ले गया था। टोपरा अभिलेख मतलब स्तंभ तो क्या, पर यहाँ पे G20 स्मारक भी बनाया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा ना पिछले साल G20 की मीटिंग अपने इंडिया में ही हुई थी 9-10 सितंबर 2023 को। हालांकि भारत की अध्यक्षता में अब वो G21 हो गया है, उसमें अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा यमुनानगर के अंदर आप ये याद रखना कि एक यहाँ पे ताजे वाला हेड भी है, ठीक है ना, ताजे वाला हेड है। इसके अलावा हथिनी कुंड बैराज है, हथिनी कुंड बैराज मछुआरों का स्वर्ग कुंड, स्वर्ग स्थान जो है ना उसको कहा करते हैं हथिनी कुंड बैराज को। यमुनानगर के अंदर एक कल्लेसर नेशनल पार्क भी है और कल्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ये दोनों याद कर लेना आप लोग। हरियाणा के अंदर 2 ही नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर तो गुरुग्राम में, और कल्लेसर जो है ना यहाँ पे पड़ता है। कलेसर में सबसे पहले हरियाणा में यमुना नदी भी एंटर करती है। इसके अलावा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, कई पेपरों में क्वेश्चन इसको जो है ना पूछा गया। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क जो है ना ये कहाँ पे है, तो ये एक पार्क है, ये यमुनानगर के चूहरपुर में है, ठीक है ना, चूहरपुर या कई जगह इसको चूहड़पुर भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे है ये यमुनानगर के अंदर। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है यमुनानगर से आप ये याद कर सकते हो कि सुनील दत्त का संबंध कहाँ पे है, तो सुनील दत्त, ठीक है ना, सुनील दत्त का संबंध जो है ना वो भी हरियाणा के यमुनानगर से ही है। इसके अलावा आप ये याद कर सकते हो यहाँ पे एक जगाधरी शहर है, ठीक है ना, जगाधरी, और जगाधरी शहर है ना पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ना केवल पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप के लिए भी प्रसिद्ध है। रेलवे जो वर्कशॉप थी ना यहाँ पे 1952 के अंदर सेटअप हुई थी। यहाँ पे एक वैसे भारत भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कंपनी भी है, जो काफ़ी पुरानी है, 1938 अंग्रेजों के ज़माने में सेटअप हुई है। एक जगाधरी में जगाधरी नंबर 1 मतलब हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग भी है, जो 1969 में सेटअप हुआ था यमुनानगर का। बहुत सारी चीज़ें हैं यमुनानगर से याद करने के लिए। जगाधरी और यमुनानगर को वैसे जुड़वा शहर भी कहते हैं हरियाणा का, और ट्विन सिटी कहते हैं अम्बाला और अम्बाला सिटी को। वो ट्विन हिंदी इंग्लिश में है, ये हिंदी इंग्लिश में जुड़वा ही कहेंगे इसको, ठीक है, तो ये सब याद कर लेना। अच्छा, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना उस टाइम पे जो छछरौली जो क्षेत्र था आपका, छछरौली जो क्षेत्र था ना उसके जो शासक थे ना उनका नाम था सोबा सिंह, ठीक है ना, उनका नाम था सोबा सिंह। और सोबा सिंह ने एक्चुअली ना अंग्रेजों का साथ दिया था, मतलब अपना साथ नहीं दिया था, ये याद रखना आप लोग। एक और चीज़ भी है आपको यमुनानगर से जो याद करनी हो सकती है, और वो याद करनी हो सकती है कि दीन बंधु छोटूराम प्लांट, ये हरियाणा का सबसे छोटा थर्मल प्लांट है, 600 ही मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। लेकिन अभी थोड़े समय पहले इसमें घोषणा हुई थी कि 800 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी। इवन इस पर काम भी स्टार्ट हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है ना, वो इस पर काम भी स्टार्ट कर गई है। छछरौली से आप ये भी याद कर सकते हो, हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं इसको, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे इस करके, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए सर जी, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखनी है आप लोगों को। गोला बारूद डिपो भी याद कर देना है जगाधरी से, ऐसे कई सारी चीज़ें आपको याद हो सकती है यहाँ पे। तो इतने थे आज के क्वेश्चन, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा साल 2024 में पहले 10 महीनों के लिए कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है, पता ना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक राधे राधे।